हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे लीगल एस्पेक्ट, जो हमारे लीगल एस्पेक्ट है यूनिट नंबर 9 कॉमर्स का। तो उसके सारे के सारे एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए थे वो सारे डिस्कस करेंगे। सर लीगल एस्पेक्ट के अंदर भी जैसे आपने कल फाइनेंस के हमको एमसीक्यूज करवाए तो लगभग कोई 156 एमसीक्यूज थे, तो क्या लीगल एस्पेक्ट में भी इतने एमसीक्यूज हैं? देखिए लीगल एस्पेक्ट आपका 2019 से जो है वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो 2019 के अंदर 2 पेपर हुए थे, 2020 के 2 पेपर, तो टोटल 4, और 2021 के अंदर 3 पेपर हुए थे। तो टोटल मिला के 7 पेपर अभी तक हुए हैं। तो उन 7 पेपर में 2019 से 2021 तक के जो भी लीगल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल मिला के 56 क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा 380 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिए हैं, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। जो प्रैक्टिस के मैंने करवाए थे तो वो मैंने उसका वीडियो भी हमने यूट्यूब के ऊपर भी डाला हुआ है, और साथ में उसकी जो फाइल है वो हमने हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो है अपलोड भी की है, तो उनको जरूर कर देना। और ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, ये भी आप करके जाइएगा, ठीक है ना। तो टोटल 56 क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से कीजिए, और जो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर हमने रिवीजन वीडियो डाली है वो भी आप जरूर लगा लें, तो उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है ना जी सर। चलो एक बार अभी आप ये वाला लगाइए। इससे पहले हम लोग जो है फाइनेंस कर चुके हैं और टैक्स कर चुके हैं, तो आज तीसरा हो जाएगा अपना कौन सा, लीगल एस्पेक्ट। रिमेनिंग वाला जो है वो चौथा सब्जेक्ट करेंगे कल नई वीडियो के अंदर। तो अभी फिलहाल जो है आप लगाइए ये 56 क्वेश्चन, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडिसेसर ऑफ द इरडा एक्ट 1999। तो इरडा एक्ट जो 1999 है इसका प्रीडिसेसर जो है वो कौन था, मतलब इरडा एक्ट से पहले जो है कौन सा एक्ट था इंश्योरेंस के लिए, तो वो था जी अपना फर्स्ट इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इसका आंसर जो है वो क्या, फर्स्ट। आगे सेकंड बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जीएसटी। इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो जीएसटी के परव्यू से जो है वो क्या है, बाहर है। टबैको आइटम जो है वो इसके अंदर आती है, एडिबल ऑयल्स इसके अंदर आता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी जो है वो जीएसटी के परव्यू में आते हैं। लेकिन जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ये आपके जीएसटी के परव्यू में नहीं आते। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपका पेट्रोलियम क्रूड हो गया, मोटर स्पिरिट पेट्रोल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एंड द एटीएफ जो होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो जहाज उड़ाने के लिए जो फ्यूल लगता है वो वाला। तो ये सब जो है वो आप इन सब के ऊपर आपका जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो कौन सा प्रोडक्ट इनमें से जो है वो जीएसटी के परव्यू से जिसको बाहर रखा गया, दैट इज अ पेट्रोलियम। आगे अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन, इनको जो है आपको अरेंज करना है। देखो यहाँ पे जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की गई है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है वो आएगा क्या, ऑफर। ऑफर के बाद में जो है फिर क्या होगा, जो ऑफर दिया गया उसको क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस के बाद में जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। देन उसके बाद में क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच तभी होगा जब पहले क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर जो बनेगा दैट इज अ सेकंड। आगे अगला क्वेश्चन आया, बोलता है स्टेटमेंट फर्स्ट में एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, मतलब जो भी एग्रीमेंट किया गया विदाउट कंसिडरेशन तो क्या वो हमेशा वैलिड होते हैं, बात ये बोल रहे हैं। तो देखिए अगर विदाउट कंसिडरेशन अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करें तो क्या विदाउट तो क्या वो वैलिड है, नहीं सर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वैलिड एग्रीमेंट के लिए जो है वो कंसिडरेशन का होना जरूरी है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड जो है वो क्या बोलती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे एग्रीमेंट है, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ ये बात एकदम सही है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, तो आंसर आ गया थर्ड। आगे रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनवीसेक ए। तो अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019, पहले 1986 था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा 1986, अब हो गया है आपका क्या 1980 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो 2019 के अंडर जो है वो जो रिड्रेसल एजेंसीज है वो कितने लेवल पे है, 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे और नेशनल लेवल पे। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड, 3 टायर सिस्टम। आगे विच द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एज पर द आरटीए एक्ट 2005। तो आरटीए एक्ट 2005 के अंदर जो है इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं आता। तो इंफॉर्मेशन टर्म को जो है आरटीए एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया सेक्शन 2F के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा कोई भी मटीरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, ये मेमोस, ईमेल हो गया, ओपिनियंस हो गया, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक,
कॉन्ट्रैक्ट हो गए, रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल, मॉडल्स, डेटा मटेरियल हेल्ड इन द ई फॉर्म एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी असेस्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये सब जो है वो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो कौन सा इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो होता है लॉग बुक पार्ट है, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, लेकिन जो फाइल नोटिंग है ये इसका पार्ट नहीं है। तो 6 का आंसर जो आएगा वो क्या, थर्ड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिलेट टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, में से कौन सी कमेटी जो है वो जुड़ी हुई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से, तो वो है एनके मित्र कमेटी, ध्यान रखना। आगे, सुगम, ये तो आपको मालूम है, सुगम जो है वो हमारे इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाती है तो उसके अंदर आता है ये, ठीक है ना। तो आईटीआर जब हम फाइल करते हैं तो अपने को पहले फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है, और वो फॉर्म जो है सुगम का वो है ITR 4, ध्यान रखना, ठीक है। आगे, मैचिंग करना है आपको दिया यहाँ पे साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में, सर साइबर क्राइम जुड़ा हुआ है IT एक्ट के साथ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ में। डॉक्ट्रिन ऑफ द कैविट एम्पिटर जो है ये क्या बोलता है, सर डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पिटर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, ठीक है, लेट द बायर बी वेयर वाला जो होता है ना वो, ठीक है। डिसऑनर द बिल जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। और पेटेंट कॉपीराइट जो है वो है आपके क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो 9th का जो आंसर बनेगा डेट इज द थर्ड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इनमें से कौन सा जो है वो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के एम्बिट के अंदर नहीं आता। तो कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर क्या आता है, एनकरेज द कॉम्पिटिशन, ये इसका जो है पार्ट होता है। प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये भी जो है वो इसके अंदर आता है। रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन, जी इसके लिए CCI बना रखा है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बना रखा है। बट प्रिवेंट द मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग आउट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क की वजह से अगर आपने जो है वो कोई भी क्या किया, कोई भी आपके पास में मोनोपोलिस्टिक राइट आ गए हैं तो उनको प्रिवेंट करना, ऐसा होता है क्या, नहीं। अगर आपने CPT करवा लिया, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क करवा लिया, तो आपके पास में एक्सक्लूसिव राइट आ जाएगा अपने कॉपीराइट्स को, अपने पेटेंट्स को, अपने ट्रेडमार्क को क्या करने का, यूज करने का। तो उसको जो है कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो रोक नहीं सकता। तो आंसर आएगा इसका थर्ड। आगे, अकॉर्डिंग टू फेमा, फेमा के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या नहीं आता, तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो है डिपॉजिट पेबल इन फॉरेन करेंसी, हाँ जी ये आती है, क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी, देखो फॉरेन करेंसी जिसके अंदर इन्वॉल्व है ना, मतलब उसका और कहां से, इंडिया से, या तो इंडिया से पे हो रही है या इंडिया में रिसीव हो रही है। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज डोन इन इंडियन करेंसी बट पेबल किसमें, फॉरेन करेंसी में, हाँ जी ये भी जो है इसका पार्ट है। आगे, ट्रैवलर चेक ड्रोन बाय द इंस्ट्रक्शंस आउटसाइड इंडिया बट पेबल किसमें, इंडियन करेंसी में। इंस्ट्रक्शन कहां पे पास हुई है, इंडिया के बाहर, लेकिन पेबल कहां पे, इंडिया में। दोनों में से कोई भी, मतलब दो में से दोनों या तो इंडिया से है या दोनों बाहर से, तो वो फेमा के दायरे में नहीं आता। लेकिन अगर एक इंडिया और एक बाहर से है तो फिर फेमा के दायरे में आता है, तो ये भी फेमा में आएगा। ड्राफ्ट ड्रोन बाय द बैंक आउटसाइड इंडिया, किसने ड्राफ्ट ड्रॉ किया, एक ऐसे बैंक ने जो कहां पे, आउटसाइड इंडिया, और वो पेबल भी किसमें, फॉरेन करेंसी में, ये इसके दायरे के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ड्राफ्ट लिखा भी गया है किसके अंदर, कहां पे लिखा गया, सब लिखा गया है आउटसाइड इंडिया, और पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में होनी है, तो उसका इंडिया से कोई नेक्सस नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू वारंटी, इनमें से कौन सा जो है वो रिलेट करता है वारंटी से। पहला, वारंटी जो है एक वाइटल इंपॉर्टेंस है फॉर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी सर वाइटल इंपॉर्टेंस है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इफ देयर इज एक मिनट, विच ऑन द फॉलोइंग रिलेट टू वारंटी, वारंटी से क्या जो है वो रिलेट करता है। पहला, इट इज वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे जरूरी है क्या, नहीं सर ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें जो है वो वारंटी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। इफ देयर इज ए ब्रीच द एग्रीड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच हो गया तो क्या एग्रीड पार्टी जो है रेपुडिएट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, इसका वारंटी से लेना नहीं है, क्योंकि वो जो है वो क्या कर सकती है, फिर डैमेजेस के लिए डिमांड कर सकती है, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या वारंटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है, नहीं सर। इन केस ऑफ ब्रीच द एग्रीड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, हाँ ये बात सही है, क्योंकि जब अगर मान लो कभी क्या हो गया, ब्रीच का अगर केस आएगा, अगर मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो जो एग्रीड पार्टी है, जो जिसके साथ में गलत हुआ, वो जो है वो डैमेजेस की डिमांड कर सकते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा वॉइड है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्स, जो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल ही नहीं रहा, तो उसको क्या बोल देंगे, वो है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड। आगे, मैचिंग करने जी आपको इसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के साथ में। सेल ऑफ गुडविल आफ्टर द डिसोल्यूशन, ये है आपका डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म के साथ। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी किसकी होती है, शेयर कैपिटल का। प्रोमिसरी नोट जो पार्टी किसका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो 14th का जो आंसर आएगा इट इज द फर्स्ट। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो कोपरा के हिसाब से जो है वो करेक्ट नहीं है, ये बताना। पहला, मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ लेडी सोशल वर्कर, हाँ जी ये होना जरूरी है। स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज होता बीइंग द जज ऑफ हाई कोर्ट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। फिर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर, नहीं सर ये गलत है, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जो एक प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर होंगे, तो ये इसका क्या है, गलत है। आगे, फॉलोइंग आर द इवेंट विच जनरली हैपन इन द लाइफ
ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनमें से कौन से ऐसा इवेंट है जो हैपन होता है इन द लाइफ ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये बताना है। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है वो क्या होगा, प्लेन में एक्सपेंडिचर होंगे जब भी कंपनी की शुरुआत होगा, यस, ऑप्शन क्या पहले सी। फिर उसके बाद में जो है वो क्या होगा, फर्म इनकॉर्पोरेट होगी, यस, इनकॉर्पोरेशन के बाद में फर्म इशू करेगी अपने पहले शेयर किसको, प्रोमोटर्स को, यस, एंड देन फिर फर्म जो है वो क्या करेगी, पब्लिक इशू आईपीओ लेके आएगी, ए। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 4। आगे, अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज गुड्स, इनमें से कौन सी जो है वो किसकी डेफिनेशन में आती है, गुड्स की डेफिनेशन। पहला, गुड्स के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, यस। गुड्स के अंदर ग्रोइंग क्रॉप्स आती है, यस। क्या गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम आते हैं, नो सर। उसमें स्पेशली मेंशन किया गया कि गुड्स इंक्लूड मनी बट डज नॉट इंक्लूड द एक्शनेबल क्लेम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इसका पार्ट नहीं है, और जो बुक डेट है ये भी इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए एंड बी। आगे, द इंडेमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल टू, जो इंडेमनिटी होल्डर है वो एंटाइटल नहीं हुआ, किसके लिए एंटाइटल नहीं है, जो इंडेमनिटी होल्डर होता है मतलब जिसको क्षतिपूर्ति मिलनी है, तो इज नॉट एंटाइटल, किस चीज के लिए वो एंटाइटल नहीं है। पहला, ऑल डैमेजेस व्हिच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सो रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर व्हिच आर प्रॉमिस अप्लाई, हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए तो वो एंटाइटल है। अगर कोई भी ऐसे डैमेजेस जो उसे प्रॉमिस किया गया था और फिर वो डैमेज हो गया तो उसके लिए तो एंटाइटल है, उसको पैसा मिलेगा। ऑल कॉस्ट दैट ही मे बी कंपेल्ड टू बियर इन डिफेंडिंग एनी, हाँ इसके लिए भी वो जो है एंटाइटल है। अगर कोई भी कोर्ट केस करता है तो उसमें जो भी फीस लगेगी वो भी वो डैमेजेस में चार्ज करेगा। ऑल सम दैट ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज, अगर कोई भी पैसा जो उसने क्या करना है, पे करना है, तो इसके लिए भी वो क्या रहेगा, एंटाइटल रहता है। डैमेजेस फॉर लायबिलिटी इंकर्ड व्हिच इज नॉट एब्सोल्यूट, ऐसी लायबिलिटी जो अभी तक एब्सोल्यूट है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, जो एब्सोल्यूट नहीं है इसका मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है, तो ऐसी लायबिलिटी के लिए जो है वो एंटाइटल नहीं है, वो जो है वो डैमेजेस की डिमांड नहीं कर सकता। तो 18th का आंसर जो बनेगा वो क्या, 4, मतलब ऊपर वाले तीनों राइट उसके पास में, बट ये वाला राइट उसके पास में नहीं है। आगे, विच द फॉलोइंग सेक्शन द कंपनी 2013 फैसिलिटेट करता है अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, तो कौन सा एक्ट है, कंपनी 2013 का जो है सेक्शन नंबर आपका 319 के अंदर ये सब प्रोविजन दिया गया है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो ट्रू है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, टाइटल, बोलो हाँ जी सर, टाइटल होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, यस डिस्क्रिप्शन भी। क्वाइट पोजेशन जरूरी है, नो सर। एनकम्बर होना चाहिए, क्या उसमें जो है वो कहीं ना कहीं गिरवी गुरवी ऐसा कुछ, नहीं सर ये भी जरूरी, इसमें जो है ये इसकी कंडीशन नहीं है। तो 20 का आंसर जो आएगा वो क्या, 4, ए एंड बी ओनली। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, अगर बात करते हैं कंपनी की रेजिडेंशियल स्टेटस का, वैसे आपको मैंने बताया था कंपनी जो है वो क्या होगी, या तो रेजिडेंट होगी या फिर क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी है जिसको कुछ इनकम जो है वो आ रही है कहां से, फॉरेन से भी आ रही है, इंडियन कंपनी, लेकिन कुछ इनकम उसको जो है वो फॉरेन से भी आ रही है, और वो फॉरेन में अगर कोई टैक्स पे कराई, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बोल दे तो उसको जो है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो ट्रीट किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये बोलते देखो, एक कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ नॉट ऑर्डिनरी, क्या एक कंपनी को जो है वो नॉट ऑर्डिनरी क्लासिफाई किया जा सकता है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस। पहला, तो एक कंपनी कैन बी क्लासिफाइड नॉट ऑर्डिनरी, क्या कोई कंपनी नॉट ऑर्डिनरी, नहीं सर आपने बताया था कि कंपनी जो है वो या तो क्या होगी, रेजिडेंट होगी, और या फिर क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सी स्टेट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट है, ठीक है ना। दूसरा, एक कंपनी कैन नेवर बी क्लासिफाई एज अ नॉट ऑर्डिनरी, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। कोई भी कंपनी जो है वो कभी भी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होगी, या तो वो क्या होगी, रेजिडेंट होगी, या फिर क्या होगी, नॉन रेजिडेंट होगी। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई भी इंडियन कंपनी है वो रेजिडेंट है, ठीक है, चाहे उसका प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहीं भी हो, अगर उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी, चाहे सारा पैसा उसको विदेश से आ रहा हो, विदेश में रिसीव हो रहा हो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो आपको बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड, क्योंकि कंपनी या तो होगी रेजिडेंट या फिर कौन होगी, नॉन रेजिडेंट होगी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजम्पशन अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सी जो है प्रिजम्पशन नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। तो आपको ये बताना है, सबसे पहला, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेट होनी चाहिए, यस, कंसिडरेशन होना चाहिए, यस, स्टैंप होना चाहिए, यस, एब्सोल्यूट एंड द गुड टाइटल और ट्रांसफर के पास में, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आंसर आएगा 4। आगे, इंफॉर्मेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन और आइडिया को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन और आइडिया जो है वो कैसे हैं, वो है जी आपके कमर्शियल यूज के, कमर्शियल वैल्यू के, इसका मतलब वो जो है वो सेल हो सकते हैं मनी के अंदर, ठीक है, तो उनको हम लोग बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आगे, मैचिंग करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो है आपका 1872, उसके बाद आरटीआई एक्ट जो है वो है 2005, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट जो है वो है आपका सन 2000, और कंपटीशन एक्ट है 2002। तो 24 का आंसर बनेगा 4। आगे, मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर जो है वो कौन होता है, आपको बताया था, अनपेड सेलर एक ऐसा पर्सन जिसने अपने गुड्स को तो क्या कर दिया, सेल कर दिया, लेकिन अभी तक उसको प्राइस रिसीव नहीं हुआ, उसको बोलते हैं अनपेड सेलर। 3rd।
आगे, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट लाइज अंडर द सेक्शन 154 ऑफ द सीजीएसटी। अगर सीजीएसटी एक्ट के अंडर जो है अगर हमने क्लाइंट से कुछ पैसा जो है वो रिलाइज किया तो उसको कैसे जो है वो आप क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है वो जो भी पैसा रिसीव होगा उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिकवर करेंगे। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिकवर करने के बाद में अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने डिफॉल्टर से रिसीव करना था उसको हम उस पैसे में से जो है वो क्या करेंगे, काटेंगे, मतलब अप्रोप्रिएट करेंगे अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टर। यस, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अप्रोप्रिएट करेंगे अगेंस्ट एनी अदर कोई भी अमाउंट जो है वो ड्यू था डिफॉल्टर से अंडर द आईजीएसटी एक्ट। यस, और जो बाकी बचेगा वो उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो आंसर जो बचेगा 26 का, दैट इज सेकंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द जीएसटी, जीएसटी के रिगार्डिंग कौन सी बात जो है वो क्या है, ट्रू है। पहला, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, हाँ जी बिल्कुल है। इसका बेनिफिट प्रोड्यूसिंग स्टेट को मिलता है, नो सर, जीएसटी जो है उस स्टेट को मिलेगा जहां पे गुड्स कंज्यूम की जाएगी, तो ये गलत हो गया। दूसरा, इसका बेनिफिट कंज्यूमिंग स्टेट को मिलता है, यस। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, नहीं, एक बार जो रेट बता दिया वही रेट रहेगा, प्रोग्रेसिव नहीं है। ये अम्ब्रेला टैक्स है टू प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यस, ये अम्ब्रेला टैक्स है, इसके अंदर काफी सारी चीजें जो है कवर होती हैं। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या बनेगा, ACE बोले तो फोर्थ। आगे, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस इंप्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कौन सी सीक्वेंस है वो क्या है जी आपकी करेक्ट, आपको ये बताना है। सबसे पहले जो है वो क्या होगा, ऑफर होगा जी, ऑफर के बाद एक्सेप्ट होगा वो ऑफर, यस, एक्सेप्ट होने के बाद में प्रोमिस होगा, यस, प्रोमिस के बाद में एग्रीमेंट, यस, और एग्रीमेंट के बाद में क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आंसर जो बनेगा 28 कर दीजिए, फोर्थ। आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द फीचर ऑफ जीएसटी, इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है जीएसटी का। पहला अगर बात करते हैं, जीएसटी जो है एप्लीकेबल है सप्लाई पे, यस, ये तो फीचर है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ओरिजिन के ऊपर बेस है या डेस्टिनेशन के ऊपर बेस है, डेस्टिनेशन, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इज ट्रीटेड इंटर स्टेट सप्लाई, इंपोर्ट को ट्रीट किया जाता है इंटर स्टेट सप्लाई एंड वुड बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी, हाँ ये बात एकदम सही है। फिर दूसरा, जो आपका जीएसटी है वो ड्यूअल टैक्सेशन है विद सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेविड ऑन द कॉमन बेस, यस। जीएसटी एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स पे, नहीं, कुछ एग्जम्पशन भी दी गई है, तो ये भी इसकी जो है वो इसका फीचर नहीं है। तो आंसर जो आएगा 29 का, डेट इज द थर्ड। आगे, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी है, एक है आपका असर्शन और एक है आपका रीजनिंग। सबसे पहले बोलता है असर्शन में, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको, अगर आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा लिया तो आपको मिल जाएगा एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट टू द ट्रेडमार्क ओनर, जी बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है, करेक्ट है, क्योंकि अगर आपने रजिस्टर्ड करवा लिया तो अपने को राइट मिल जाएगा। ए ट्रेडमार्क जो है एक रिकॉग्नाइजेबल साइन होता है, डिजाइन होता है या एक्सप्रेशन होता है विच आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ ए पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंड आर यूज्ड टू क्लेम एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने ट्रेडमार्क को क्या रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप उसको यूज कर सकते हो एक्सक्लूसिवली। दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 30 का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंप्लाइड कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इनमें से कौन सी जो है इंप्लाइड कंडीशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। तो पहला कंडीशन है क्वालिटी होना चाहिए, इंप्लाइड है ये तो, मर्केंटेबल नेचर का होना चाहिए, यस, होलसम होना चाहिए, यस, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, ये जो है ये क्या है, ये आपकी इंप्लाइड कंडीशन नहीं है। तो ये आपका 31 का जो आंसर आएगा वो क्या, 4। आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला, आरटीआई एक्ट जो है वो आपका फोर्स में 13 अक्टूबर 2005 को, नहीं सर 12 अक्टूबर को है, तो ये जो है वो आपकी क्या है, करेक्ट नहीं है, तो ये। दूसरा, एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट, क्या कोई भी सिटीजन जो है वो क्या रिक्वेस्ट कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, नहीं सर, ये भी जो है वो करेक्ट नहीं है। आगे, रिप्लाई जो है इन्फॉर्मेशन का वो 30, एक मिनट, रिप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन आज कैन बी गिवन विद इन 30 डेज, हाँ जी 30 दिन के अंदर जो है वो आएगा, हाँ ठीक है, ये तो सही है आपका। बट देयर इज ए नॉमिनल एप्लीकेशन फीस होता है डेट आर नीड टू पे टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई, यस, नॉमिनल फीस होता है। फॉर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट हैज टू पे 10 रुपए पर पे जो इन्फॉर्मेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग से क्या 10 रुपए का कोई प्रावधान है क्या, एक मिनट को, हाँ ठीक है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप करते हैं तो क्या ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर इन्फॉर्मेशन है तो 10 रुपये का प्रावधान है, नहीं, तो ये भी जो है सही नहीं है। तो आंसर जो आएगा ए बी, एक तो ए, एक बी और एक ई, ये तीनों जो है ये आरटीआई एक्ट के रिगार्डिंग जो बातें इनकरेक्ट बोली गई हैं, तो आंसर ए बी ई आएगा, ध्यान रखना फर्स्ट, ठीक है ना,
क्योंकि सेकंड में सिटीजन एनी सिटीजन नहीं है, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को ही राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन क्लेम कर सके। दूसरा ये जो था 12 अक्टूबर, यहाँ 13 की जगह क्या आएगा 12। रिप्लाई तो ये ठीक है कि आपको जो है 30 दिन में जनरली रिप्लाई आता है और नॉमिनल फीस होती है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए एप्लीकेंट को पे करना पड़ता है 10 रुपए, लेकिन जो अपने शेड्यूल क्लास वाले हैं तो उनको जो है वो कोई भी अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर है ए बी ई। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा जो है वो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। लॉग बुक आती है, सर्कुलर आता है, यस। डेटा जो ई फॉर्म में ये भी आता है, यस, लेकिन फाइल नोटिंग जो इसका पार्ट नहीं है। थर्ड, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट अपडेटिंग 2008 स्टीलिंग एनी डिजिटल एसेट और इन्फॉर्मेशन कंसीडर्ड एज साइबर क्राइम, उसको जो है वो ट्रीट करेंगे क्या, साइबर क्राइम। वो किस एक्ट में, एक्ट सेक्शन 65 में। Which one is false as per the relevant provision of the Indian Contract Act? इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या है, गलत है, as per the relevant provision of the Indian Contract Act, ये बताना है आपको। पहला, void agreement is one that is not enforceable by law, हाँ ये बात तो एकदम करेक्ट है। दूसरा, assignment is the obvious mode of discharge of contract, क्या assignment एक obvious mode है क्या? नहीं सर, assignment के अलावा जो है वो हम नोवेशन से भी या फिर अगर हम जो है वो अपना जो ड्यूटी है उसको एक्सिक्यूट करके भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करवा सकते हैं, तो ये आपका गलत है। सेकंड, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन, इनमें से कौन सा जो है वो कॉम्पिटिशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको ये बताना है। पहला अगर बात करते हैं टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, क्या ये कॉम्पिटिशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है? यस, हम यही चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो फॉर अदर पार्टिसिपेंट इन द इंसिडेंटल कनेक्टेड मार्केट। दूसरा, प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इन करेक्ट ऑपरेशन, नहीं सर ये तो इसमें कॉम्पिटिशन एक्ट में आता ही नहीं है। एडेड टू जनरल सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोसीजर, नो सर ये भी इसका पार्ट नहीं है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, हाँ जी ये इसके अंदर जो है वो आपका आता है। तो आंसर जो आएगा 36 का वो क्या आएगा आपका, बी और सी, बोले तो 4। आगे, मैचिंग करना ऑर्डिनरी डैमेजेस की अगर बात करें तो ऑर्डिनरी डैमेज क्या होते हैं, जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट में अराइज होते हैं। स्पेशल डैमेजेस की बात करें ये क्या होते हैं, अगर बात करेंगे स्पेशल डैमेजेस का तो स्पेशल डैमेजेस वो है दे कॉन्स्टिट्यूट इनडायरेक्ट लॉस सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो वो कौन से होते हैं, ये होते हैं विच नेवर ग्रांट बाय वे ऑफ द कंपनसेशन फॉर द लॉस। और नॉमिनल चार्जेस, नॉमिनल डैमेजेस कौन से होते हैं, दे आर क्वाइट हैवी इन अमाउंट। एक मिनट, एग्जाम्पलरी डैमेजेस तो हो गया आपके, एक मिनट ये उल्टा मैंने कर दिया। एग्जाम्पलरी डैमेजेस वो होते हैं कौन से, दे आर क्वाइट हैवी, जो हैवी अमाउंट के होते हैं, ये है एग्जाम्पलरी। और नॉमिनल होते हैं दे नेवर ग्रांटेड बाय वे ऑफ द कंपनसेशन फॉर द लॉस। तो आंसर जो बनेगा 37 का, डेट इज द 1, मतलब 3 4, इसका पहले का होगा 3 4 2 1, ठीक है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट वैलिड एजेंसी, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो वैलिड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है बाय नेसेसिटी से, ठीक है। तो पहला बोलते हैं देयर शुड हैव बीन एक्चुअल एंड द डेफिनेट, देयर शुड हैव बीन एक्चुअल एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी होनी चाहिए फॉर द एजेंट के लिए टू एक्ट प्रॉम्प्टली, हाँ जी ये बात तो है बिल्कुल। द एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड, एजेंट जो है वो बोनाफाइड एक्ट करेगा एंड फॉर द बेनिफिट प्रिंसिपल, जो भी काम करे प्रिंसिपल के लिए करेगा। यस, एजेंट शुड हैव एडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल इन द प्रैक्टिकल कोर्स अंडर द सर्कमस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, मतलब वो उसी तरीके से काम करे जैसे वो उसका खुद का काम है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ एजेंसी, ये क्या लेना, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है, तो ये जो है वो वैलिड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। आगे, मैचिंग करना है। इंश्योरेंस एक्ट की बात करें तो ये है 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट की बात करें 1956, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 1988 और मैरीन इंश्योरेंस एक्ट है 1963। तो आंसर जो बनेगा डेट इज द 3rd। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए प्रोमिसरी नोट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो प्रोमिसरी नोट है बताना है। जैसे ये बोला गया पहले कि आई प्रोमिस, मैं प्रोमिस करता हूं कि मैं क्यू को पे करूंगा 7,000 रुपए 7 डेज आफ्टर माई मैरिज। अब उसकी शादी कब होगी ये नहीं बताया गया, तो ये जो है प्रोमिसरी नोट नहीं है। ऑन डिमांड बोलता है अगर डिमांड करेंगे मैं प्रोमिस करता हूं कि मैं पे करूंगा बी को 5,000 रुपए या बियरर को 5,000 रुपए, ये भी जो है वो आपका प्रोमिसरी नोट नहीं है। आई प्रोमिस टू पे 5,000 रुपए सी की डेथ पे, ऑन सी डेथ पे प्रोवाइडेड सी लीव विद मी एनफ मनी टू पे डेट सम, ये भी प्रोविजन नोट नहीं है क्योंकि अभी जो है वो डेट कंफर्म नहीं है। एंड लास्ट क्या बोलते हैं, आई एक्नॉलेज टू बी इंडेप्टेड, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मैं इंडेप्टेड हूं आपके लिए 10,000 रुपए का, जो मैं आपको पे करूंगा जब आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे फॉर वैल्यू रिसीव। ये आपका प्रोविजन नोट है, इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि ऑन डिमांड, ठीक है, या जब भी वो डिमांड करेगा तब हमको जो है वो पे करना पड़ेगा, हमने उसके लिए क्या कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया, तो ये प्रोविजन नोट बनेगा वैलिड।
आगे क्लेम ऑफ द क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट जो है वो यहाँ पे सक्सीड नहीं होगा। क्वांटम मेरिट क्या होता है कि जितना काम किया उसके उतना जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा, उसको बोलते हैं क्वांटम मेरिट। जैसे मान लो 1000 यूनिट बनानी थी लेकिन अगर आपने 300 बनाए तो 300 का क्लेम आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं क्वांटम मेरिट। तो बोलते हैं कहां पे क्वांटम मेरिट जो है वो काम नहीं करता। पहला, व्हेन ए डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म, अगर डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था उसको पार्टली परफॉर्म किया, वहां तो क्वांटम मेरिट काम करेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था, जितने पार्ट में काम करोगे उतना पैसा मिल जाएगा, यहां तो करेगा। व्हेन ए इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लमसम इज पार्टली परफॉर्म, यहां पे आपका क्वांटम मेरिट काम नहीं करेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, इनडिविजिबल था, इसका मतलब उसको जो है वो टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, और उसको अगर पार्टली परफॉर्म किया तो इधर आपका ये काम नहीं करेगा। आगे फर्स्ट ऑफेंस फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपी, अगर कॉपीराइट को अगर आपने तोड़ा तो पहली जो इन्फ्रिंजमेंट है वो कितना है जी, वो है 3 साल की सजा या फिर 2 लाख रुपए फाइन। आगे Which among the following essence of the Information Technology Act is not a correct statement? पहला, लीगल क्या क्या आईटी एक्ट के अंदर क्या क्या आता है, लीगल रिकॉग्निशन आता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का, हाँ जी आता है। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर, यस। जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम ऑफ द साइबर क्राइम, यस। एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वेंस ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, ये इसका पार्ट नहीं है, ये आईटी एक्ट के अंदर नहीं आता, ये कॉपीराइट एक्ट का पार्ट है। आगे गिवन बिलो आता 2 स्टेटमेंट दे रखे, एक असर्शन है एक रीजनिंग, आपको बताने इनमें से कौन सी बात सही है। पहला, ए एक ओनर है शिप का, ठीक है, उसने फ्रॉडुलेंटली जो है वो क्या किया, रिप्रेजेंट किया अपने आप को, एक ए जो ओनर थी शिप की उसने फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट किया अपने आप को टू बी द सी वर्दी, इंड्यूस किया बी को ऑन अंडरराइटर कि वो इंश्योर करेगी किसको, शिप को, ठीक है। बी ने जो है वो क्या कर दिया, ऑब्टेन कर लिया कैंसलेशन और द बी बोला कि मैं तो कैंसिल मानूंगा इस पॉलिसी को एज इट इज अ फ्रॉड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर द एक्ट। बिल्कुल सही बात है, ए ने जो है वो क्या किया, फ्रंटली अगर क्या किया, रिप्रेजेंट किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो क्या कर दिया जाएगा, वोड मान लिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ द फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। तो दोनों बातें सही है आपकी इसमें, और रीजनिंग जो है करेक्टली इसको असर्शन का एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट किया गया तो इसलिए भी बोला कि मैं तो इस पॉलिसी को क्या मानूंगा, कैंसिल मानूंगा, क्योंकि ये जो मेरे को सामने जो फैक्ट जो पेश किए गए वो कैसे थे, फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंट किया गया। तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट। आगे अरेंज दी फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट इन द प्रॉपर सीक्वेंस, आपको जो है ये प्रोसीजर लगाना है, ठीक है, फॉर द किसके लिए, ग्रांट ऑफ पेटेंट इन द प्रॉपर सीक्वेंस। पहला, द ट्रू एंड फर्स्ट ओनर शेल अप्लाई, जो ट्रू एंड इसमें कैसे करते हो, देखो सबसे पहले जो है वो क्या होता है, जो फर्स्ट इन्वेंटर होता है ना वर्क का, जो क्लेम करता है उसको ट्रू एंड फर्स्ट ओनर ऑफिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सबसे पहले वो होगा सी। उसके बाद में क्या होगा, फॉर ईच इन्वेंशन, हर इन्वेंशन के लिए सेपरेट एप्लीकेशन जो है पेटेंट का वो करवाना पड़ेगा, यस। फिर उसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट एंड द ट्रू ओनर जो है वो अप्लाई करेगा फॉर्म 1 में, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा ट्रू ओनर का वो अप्लाई करेगा फॉर्म 2 में, यस। और उसके बाद में लास्ट जो है वो क्या होगा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो फाइल करना पड़ेगा विद ए फीस ऑफ द 50 विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो आंसर जो बनेगा इसका 45 का, डेट इज द सेकंड। ये इसका ये प्रोसीजर होता है अगर आपको पेटेंट लेना हो तो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैव बीन रिप्लेस बाय द जीएसटी, इनमें से कौन सा टैक्स है वो जीएसटी के आने से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। सेंट्रल एक्साइज टैक्स की बात करें, ये भी आपका रिप्लेस हो गया। सर्विस टैक्स भी रिप्लेस हो गया। ड्यूटी ऑफ एक्साइज मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन ये भी हो गया, लेकिन टैक्स एडवर्टीजमेंट ये इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए बी एंड डी, बोल द फर्स्ट। आगे, एक माइनर था उसने लोन लिया 4000 रुपए का बी से, जब वो क्या था, माइनर था, ठीक है, माइनॉरिटी के अंदर था, और जब वो मेजर हो गया तो उसने अप्लाई किया बी को कि मेरे को फर्दर लोन दो, कितना, 3000 रुपए का। पहले का लोन कितना है, 4000 का। बी ने जो उसको लोन दे दिया और बी ने ऑब्टेन किया ए से एक कंबाइंड प्रॉमिसरी नोट 7000 रुपए का, 2 लोन का। तो क्या ये इसको क्या कंसीडर करेंगे, तो इसको वैलिड मानेंगे, क्योंकि मेजोरिटी के बाद में जो है वो प्रॉमिसरी नोट जो है वो क्या किया गया, पे किया गया, तो ये जो है वो वैलिड माना जाएगा। अगर माइनॉरिटी के अंदर ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर वो होता, माइनॉरिटी के अंदर ही अगर उससे अपने को प्रॉमिसरी नोट मिलता तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीए, इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है आरटीए एक्ट के अकॉर्डिंग। पहला, आरटीए एक्ट जो है वो क्या, टू ऑपरेशनलाइज द फंडामेंटल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ जी इसके लिए लेके आए थे आरटीए एक्ट को। दूसरा, सेट अप ए सिस्टम एंड मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट पीपल इजी एक्सेस इंफॉर्मेशन, यस। ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस के लिए, यस। ये मिनिमाइज करता है करप्शन को एंड इनएफिशिएंसी इन द पब्लिक ऑफिस एंड एंश्योर करता है पीपल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस एंड द डिसीजन मेकिंग, यस। ये चारों बातें, इन चारों के लिए हम लोग जो है वो अपने कंट्री के अंदर आईटी एक्ट को लेकर आए। आगे, द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी का अमाउंट जो है फॉर मेक ए फॉल्स क्लेम टू द कंपटीशन कमीशन बाय ए पर्सन हु इज अ पार्टी ऑफ द कॉम्बिनेशन शैल बी बिटवीन, तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है वो कितना रहेगा, वो रहेगा जी आपका 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का।
आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द टर्म्स ऑफ वर्क, इनमें से जो है कॉपीराइट के अंदर वर्क की कैटेगरी में नहीं आता। जो सिनेमाग्राफी फिल्म में ये वर्क में आती है, साउंड रिकॉर्डिंग आता है, ड्रामेटिक वर्क आता है, लेकिन जो लेआउट डिजाइन होता है ना इंटीग्रेटेड सर्किट का, ये आपके वर्क कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, इसके लिए अलग से सिस्टम है। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट क्या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए कौन सी बात जो है वो बताना आपको ट्रू है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डज नॉट रिजल्ट व्हेन ए पर्सन लीव सम गुड्स विद हिज फ्रेंड फॉर बीइंग लुक आफ्टर, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं लगता है अगर मान लो आपको जो है वो कोई गुड्स दिया गया उसकी देखरेख के लिए, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट लग जाएगा। एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डज नॉट रिजल्ट, मतलब इसकी जैसे नहीं, ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो नहीं वहां पे अट्रैक्टिव होगा। भाई अट्रैक्टिव होगा अगर आपको गुड्स दिया गया ना रख रखाव के लिए, तो भी बेलमेंट लगता है, तो ये आपका जो है वो क्या नोट टू है। बेली है द राइट टू बी जनरल, क्या बेली के पास में जो है वो जनरल लीन का जो है वो राइट होता है? नहीं, ये भी गलत है। हायरिंग ऑफ द बैंक लोकर इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर आप बैंक से लोकर लेते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। अपने वो बुक के अंदर मैंने एग्जांपल में भी बता रखा था, ये ध्यान रखना। Which of the following statement are true in the contextual capacity, आपको बता रहा कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इसमें इन द contextual capacity। तो सबसे पहले लो प्रिज्यूम करता है that every person is competent to conduct unless otherwise प्रूव, जब तक प्रूव ना हो तब तक जो है लोग क्या करेगा, प्रिज्यूम करेगा कि हर पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा, माइनर कैन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटी के लिए कर सकते हैं, यस। दैट ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू द फैमिली कॉन्ट्रैक्ट, क्या एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है क्या वो फैमिली कॉन्ट्रैक्ट कर, अनसाउंड माइंड है तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया। फिर एक कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नोर कैन सू, ये बात बिल्कुल सही है। जो कन्विक्टेड पर्सन है तो वो जो है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है, सही है। दैट ए वाइफ कैन ऑलवेज मेक वैलिड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइंड हर हस्बैंड, नहीं ये बात जो है वो क्या है, गलत है। तो आंसर जो बनेगा 52 का, डेट इज थर्ड, बी एंड डी। आगे बोलते पेटेंट को डिफाइन किया गया एज ए मोनोपोली, पेटेंट जो मोनोपोली राइट है विच वन granted by the government for the full disclosure of the invention for a limited period of time, that is a 20 year। तो बिल्कुल सही बात है, पेटेंट के लिए यही होता है। दूसरा, पर्पस जो है ये पेटेंट ग्रांट करने का वो क्या, इज टू एनकरेज करना इन्वेंशन बाय प्रोमोटिंग देयर प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइज करना सो एज टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। यही तो है, हम बेसिकली पेटेंट करवा के जो क्या करना चाहते हैं, हम जो दूसरा पर्सन ना उसको एक तरह से हम वो दे रहे हैं, गार्ड दे रहे हैं कि आपने अगर पेटेंट करवा लिया तो आप उसको सोलली जो है वो यूज करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे मैचिंग करना है। एक्शनेबल क्लेम की अगर बात करें, एक्शनेबल क्लेम तो ये क्या है, इट इज रिकवर्ड ओनली बाय मींस ऑफ सूट, केस करके आप इसको रिकवरी करेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स है सेपरेट करना गुड्स सोल्ड फ्रॉम अदर गुड्स एज टू डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई द एक्चुअल गुड्स टू बी डिलीवर्ड। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होती है, ऐसी गुड्स ओन जो अभी सेलर के पास पड़ी है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग। और फ्यूचर गुड जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में मैन्युफैक्चर की जाएगी वो है आपकी फ्यूचर गुड। तो 54 का आएगा 4। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, इनमें से कौन से केस में दी डॉक्ट्राइन जो है ना सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी विल अप्लाई, कहां पे डॉक्ट्राइन है सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होगा, अप्लाई होगा। तो कहां पे आपका ये जो डॉक्ट्राइन है अप्लाई होता है, पहला अगर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो, क्या वहां पे डॉक्ट्राइन सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, नहीं, यहाँ पे जो है वो आपका अप्लाई जो है वो नहीं होता। दूसरा, डिफिकल्टी है परफॉर्मेंस में, यानी इम्पॉसिबिलिटी अगर आ जाए ना नॉन टू द पार्टी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे आपका ये जो है डॉक्टर ने सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी आपका अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही पता था कि ये चीज तो पूरी नहीं हो सकती, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किया। आगे, एक कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज, एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाएगा बाय रेसिशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, रिसाइन कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है ना। तो वो किस केस के अंदर होगा, पहला व्हेन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्टर, नहीं तो उसको रिसाइन नहीं माना जाता, ठीक है, नोवेल्टी हो जाएगा लेकिन रिसाइन नहीं माना जाएगा। व्हेन ए पार्टी मेक नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी ने जो नोवेशन के लिए डाल दिया, नो। व्हेन एग्री पार्टी एक्सरसाइज ऑप्शन टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यस। व्हेन ए पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट वेव करती है अपने राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, नो। व्हेन नन ऑफ द पार्टी हैव परफॉर्म, जब किसी भी पार्टी ने जो है वो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म नहीं किया फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड नो अदर पार्टी हैज ऑब्जेक्टेड अगेन, तो भी कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिस्चार्ज माना जाएगा बाय रेसिशन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी एंड ई। सी एंड ई बोले तो 4th। एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन, इनमें से कौन सा जो है कॉम्पिटिशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, पहला कॉम्पिटिशन एक्ट लेके है टू प्रिवेंट प्रैक्टिस अगेंस्ट द एडवर्स, जिसका कॉम्पिटिशन एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है उसको रोकने के लिए, जी बिल्कुल। टू इम्पीड टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन, क्या ये कॉम्पिटिशन को रोकने का काम करता है, नहीं सर, कॉम्पिटिशन को बल्कि प्रमोट करने का काम करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सेलर, नहीं सर। टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, क्या ये इसलिए लेके है कि भाई फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो, कोई भी पर्सन जो है वो मार्केट के अंदर एंटर होकर काम कर सके, बिल्कुल। तो 57 का जो आंसर बनेगा डेट इज द फर्स्ट।
लो जी, ये लीगल एस्पेक्ट के अभी तक के 2019 के से लेके 2021 तक के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए। आप ये देख लीजिएगा एक बार, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब आपको जो है वो क्या करना है, ये सारे लगा लेना क्वेश्चन, और अपनी जो लीगल एस्पेक्ट की जो हमने रिवीजन वीडियोस डाल रखी है दोनों, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उसको जरूर और भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो फिर अगर वीडियो भी लगा लोगे 2-3 बार तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ओके, चलो ये हो गया लीगल का। अब कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।